आईओटी के बारे में जानेंगे। आईओटी का टर्म किसके द्वारा डिफाइन किया गया, आईओटी क्या होता है, आईओटी के क्या एडवांटेज है, आईओटी फ्यूचर में क्या लाएगा, वर्तमान में आईओटी किस तरह से कार्य कर रहा है, आईओटी से कौन कौन सी चीज़ें विकसित होंगी, कौन कौन से इसमें चीज़ों को हम लोग लाभ उठाएंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आईओटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड व्यापी विश्वव्यापी जाल है, और थिंग्स मतलब कोई वस्तु या डिवाइस। यदि इंटरनेट के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं और अपना कार्य सुलभ बना लेते हैं तो उस टर्म को क्या कहा जाता है, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको केविन एस्टन ने 1999 में डिफाइन किया। यह टर्म कब आया, 1999 में। इसके पहले आईओटी शब्द नहीं था। आईओटी शब्द 1999 में आया और इसमें दो थिंग्स थे, एक है फिजिकल थिंग्स और दूसरा वर्चुअल थिंग्स। फिजिकल थिंग्स मतलब जो भी हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, उसको फिजिकल थिंग्स कहते हैं, और डेटा इंफॉर्मेशन और किसी प्रकार की डेटा का सूचना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल थिंग्स और फिजिकल थिंग्स। फिजिकल में जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो कोई डिवाइस है, उसको हम लोग मानेंगे, और वर्चुअल मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन को मानेंगे। ये दो चीज़ होती है आईओटी के अंतर्गत। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट के द्वारा मशीनों को चलाया जाना, ये कहलाता है। मशीनों को कंट्रोल करना, एक मशीन दूसरे मशीन से बात करे कि इसमें अब आगे हमको क्या करना है, उसको कहते हैं आईओटी। यदि हमने कोई इस तरह की चीज़ रखी है जो मशीन पर डिपेंड है, तो मशीन ऑटोमेटिक क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा दूसरे मशीन को जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो वह मशीन अपना कार्य शुरू कर देगी, तब जाकर पहला मशीन उससे कनेक्ट हो जाएगी और दूसरा कार्य हमारा होने लगेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि यदि एक गमले में एक डिवाइस लगा दी जाए जो टेम्परेचर को डिफाइन करे। टेम्परेचर यदि कम हो गया, टेम्परेचर या बढ़ गया, यानी उसको पानी की आवश्यकता है, तो वह क्या करे, नोटिफिकेशन दे, वह दूसरे डिवाइस को नोटिफाई करे, और दूसरा डिवाइस क्या करे, यानी पानी को वह क्या करे, ऑन कर दे। यानी जब टेम्परेचर इस लेवल तक पहुंच जाए कि पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो मनुष्य जो है क्या करता है, उसको आदमी वहाँ पर पानी देता है। लेकिन जब आदमी नहीं रखकर डिवाइस रखी जाए तो डिवाइस क्या करेगी, टेम्परेचर जो ही उस लेवल तक पहुंचेगा कि जब पौधों को पानी की आवश्यकता होगी, तब वहाँ पर पानी ऑटोमेटिक सप्लाई आने लगेगी। यह कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं को इंटरनेट के द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने घर के सभी स्विच को इंटरनेट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सारे बटन स्विच ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, बिजली के सब कुछ, लेकिन ऐसे डिवाइस हो जाए जो जब हमको लगे, उन डिवाइसों को लगे कि अब किसी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं है, तो लाइट को अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से क्लोज कर दे, या जब जरूरत पड़े, जब उसको लगे मशीन को कि अब लाइट जलने की आवश्यकता है, यानी अब लाइट चाहिए, तब लाइट अपने आप जल जाए। यानी गर्मी में अगर पंखे की जरूरत है, तो गर्मी में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पंखा या एसी अपने आप स्टार्ट हो जाए, अपने आप चलने लगे। इन सब चीज़ों से मनुष्य क्या होता है, आसानी से कार्य को कर सकता है, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, और इंटरनेट के द्वारा अगर ऑटोमेटिक हो जाती है, तब क्या होता है, तब ज़्यादा कार्य सुलभ तरीके से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मरीज है, वो उसके पास वो एक डिवाइस है जो उसके रूम टेम्परेचर को, हार्ट बीट को, ये सब मापती है। यदि किसी घटना के कारण उसका टेम्परेचर या उसका हार्ट बीट बढ़ जाए, तो वह डिवाइस दूसरे डिवाइस, यानी जो हमारे नज़दीकी, अगर उस घर से नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल होंगे, उनको क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन देगा, एक संदेश देगा कि यह मरीज की कंडीशन क्या है, ठीक नहीं लग रही है। तो वहाँ से वह कोई भी सूचना प्राप्त करके और उस मरीज की का ट्रीटमेंट या उसका कोई भी अगर दवा देना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं।
यानी मशीनों पर डिपेंडेंसी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मशीनें जो है अपना कार्य एक मशीन दूसरे मशीन से बात करके करेगी। यानी जब उसको लगे कि हाँ अब ये कार्य होना चाहिए, तब मशीन कार्य करने लगे, तो उसे को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी मशीनों का इंटरनेट से जुड़ाव। इसमें दो चीज़ें होती है, फिजिकल एंड वर्चुअल। फिजिकल डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद वर्चुअल क्या है, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो सब रखे जाते हैं, उसके आधार पर हम लोग कोई भी सूचना को प्राप्त करते हैं, देते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल थिंग्स। दो थिंग्स होती है, ठीक है। इसके बाद इसके एडवांटेज को जानते हैं कि एडवांटेज क्या है, इसका क्या लाभ है। कोई भी चीज़ होती है तो उसका लाभ हानि का जानकारी रखना जरूरी होता है कि क्या इसमें लाभ है। हो सकता है कि इससे लाभ भी हो और इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हो, एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज हो। तो डिसएडवांटेज को बाद में देखते हुए सबसे पहले एडवांटेज को देखते हैं कि इससे क्या क्या एडवांटेज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संपर्क, एक दूसरे से संपर्क करना आसान हो जाता है, किसके द्वारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा। यदि कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो आसानी से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। एसेस इंफॉर्मेशन, सूचनाओं तक पहुंचना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं, सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रहेगा और मशीनों के कंट्रोल में रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। इसके बाद इफिशिएंट एंड सेव टाइम, या प्रभावशाली तरीके से कार्य करेगा, प्रभावशाली तरीके से कार्य करेगा और टाइम की बचत करेगा, समय की बचत करेगा, यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लाभ है। इसके बाद बेटर हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, यानी हेल्थ से संबंधित अगर हम लोग कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो बेटर हेल्थ मिले, यानी अच्छी तरीके से वह कार्य करे। और मैनेजमेंट का मतलब जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े वह वो चीज़ उसको उपलब्ध करा दे। जैसे मैंने पौधे के बारे में बताया या किसी मरीज के बारे में बताया कि जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तब अपने आप वह चलने लगे। जैसे कार है, अगर कार का बाई चांस कोई दुर्घटना होने लगे या हो सकती है तो डिवाइस क्या हो, अपने आप एक्टिव होकर उसको बचाव में लग जाए, उसके बचाव को तरीके को क्या करे, आगे बढ़ाए, तब जाकर किसी प्रकार का बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर है इफिशिएंट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इसमें इफिशिएंटी यानी इलेक्ट्रिसिटी का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, इफिशियंसी, इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें यूज करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी, यानी यदि हम मशीनों को अपने कोई भी कार्य को कंट्रोल में रख कर दिया जाए, दे दिया जाए तो वहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी रखेंगे। यदि हम पासवर्ड उसमें डाल दे रहे हैं तो जब तक पासवर्ड हम नहीं अपना डालेंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। हम खुद अपना दरवाज़ा नहीं ओपन कर पाएंगे जब तक हम कोई अगर सिक्योरिटी चीज़ है और हम उसको एक्सेस नहीं करते हैं तब तक हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन हो सकता है। दूसरा क्या है, सूचनाओं को एक्सेस कर सकते हैं, ऑटोमेशन और कंट्रोल किया जा सकता है, इफिशिएंट एंड सेव टाइम, टाइम को बचाया जा सकता है, टाइम को कम किया जा सकता है, किसी भी कार्य करने के लिए टाइम को कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बेटर हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, बेटर हेल्थ केयर और मैनेजमेंट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इफिशिएंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कुशल प्रयोग, इलेक्ट्रिसिटी जितना चाहिए उतना ही। यदि हम चाहते हैं कि इतने टेम्परेचर तक पानी गर्म हो जाए तो उतने देर बाद अगर पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ से लाइट अपने आप कट जाती है। अब IoT के द्वारा यदि अगर पानी गर्म करना है तो पानी अगर गर्म हो गया तो IoT के द्वारा इलेक्ट्रिक सप्लाई वहीं से ब्लॉक हो जाएगी और बिजली की बचत भी हो सकती है, कुशल उपयोग भी कर सकते हैं। जब जरूरत पड़े तो हम उसको
यूज कर सकते हैं और जब जरूरत नहीं पड़े तो उसको ऑफ कर देंगे। जैसे मैं इस रूम में आया तो इस रूम का बल्ब अपने आप जल जाए, और जब मैं इस रूम से बाहर निकलूं तो इस रूम का बल्ब बुझ जाए, यानी बार बार उस चीज को ऑन ऑफ नहीं करना पड़े, मशीनें उसको संदेश के द्वारा तुरंत एक्टिव हो जाए। इसके बाद सिक्योरिटी, यदि किसी चीज़ को हम लोग किसी काम को अगर आईओटी के द्वारा करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी अगर हम डाल देते हैं तो सिक्योरिटी का हमको लाभ मिलता है। आईओटी का डिसएडवांटेज भी है। कुछ डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जिस कार्य के लिए हम लोग किसी आदमी को रखेंगे वह सारा कार्य मशीनें करने लगेंगी, तो बेरोजगारी हो सकती है कि इससे बढ़ जाए। लेकिन हम निगेटिविटी को नहीं बढ़ा देते हैं, हम डिसएडवांटेज को नहीं समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझ भी रहे हैं तो अगर बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी ये तो बात की बात है, लेकिन हो सकता है कि अगर एक काम 10 लोग कर रहे हैं तो मशीनें उसको कम समय में एक ही मशीन उसको कर दे, यानी मनुष्य की आवश्यकता कम होती जाएगी रखने की। इसके बाद सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, यानी बड़े लेवल पर अगर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, नेट पर जा रहा है तो डेटा जो है लीक हो सकता है। दो एडवांटेज मेरे हिसाब से तो दो एडवांटेज लग रहे हैं, डिसएडवांटेज लग रहे हैं कि सबसे पहले की थोड़ी बेरोजगारी हो सकती है, तो हो सकता है उससे और रिलेटेड काम मिल जाए। यानी अगर ये बेरोजगारी बढ़ी तो कुछ तरह की चीज़ें और बढ़ने लगी, तो जैसे किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो लोगों की जागरूकता बढ़ती जाती है, लोग उससे जुड़ते जाते हैं, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ आ जाए। और सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ है, अगर नेट पर ज़्यादा डेटा हमारा जाएगा तो ज़्यादा सिक्योरिटी की संभावना वो रखते हैं कि सिक्योरिटी हमारा कम है, हमारी प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। इन सब चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो एक दायरे में ही करेंगे जिससे हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आईओटी क्या होता है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। केविन एस्टन के द्वारा 1999 में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें दो थिंग्स होते हैं, फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल में जो भी डिवाइस यूज करते हैं और वर्चुअल में जो भी इंफॉर्मेशन डेटा हम लोग यूज करते हैं। इसके कुछ मैंने आपको एडवांटेज बताया। आईओटी के अंतर्गत कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं तथा दो कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल सिस्टम बता दूं, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम जो होता है आईओटी के अंतर्गत एक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का संग्रह होता है या सेट होता है। क्या होता है, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है जो कंट्रोल लूप के माध्यम से अन्य डिवाइस, कंट्रोल लूप के द्वारा अन्य डिवाइस को क्या करता है या सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल लूप के द्वारा डिवाइस तथा सिस्टम को कंट्रोल करता है। मुख्य रूप से कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, और दूसरा तरीका है मैनुअल तथा ऑटोमेटिक। मैनुअल तथा ऑटोमेटिक, और पहला है ओपन और क्लोज। पहला क्या है, ओपन लूप सिस्टम, और दूसरा क्लोज लूप सिस्टम। आज हम लोग ओपन लूप सिस्टम तथा क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे, दोनों में क्या अंतर है। आज हम चलिए शुरू करते हैं। मैनुअल तथा ऑटोमेटिक जो लूप सिस्टम है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिक लूप सिस्टम क्या होते हैं। आज हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे कि उसमें आईओटी के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमको जानना आवश्यक है तथा वह कैसे कार्य करता है। यहाँ पर डिफरेंसेस के द्वारा हम लोग समझते हैं, अंतर के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ओपन तथा क्लोज लूप सिस्टम में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नो फीडबैक। नो फीडबैक इज गिवन। इसमें किसी प्रकार का फीडबैक नहीं दिया जाता है। इसमें किसी तरह का फीडबैक का सिस्टम नहीं होता है। नो फीडबैक इज गिवन टू द कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम में किसी प्रकार का फीडबैक की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें क्या है, द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट।
जब एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो फीडबैक हमको कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट रहता है, इसलिए इसमें जो है फीडबैक का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें हम लोग को कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हो सकता है। एंड एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। एरर डिटेक्टर यानी कोई गलत अगर हो जाए तो इसको हम लोग पहचान नहीं सकते। इसमें फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक का एलिमेंट भी नहीं होता है और एरर डिटेक्ट करने वाला सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। लेकिन यह क्या है? इट इज स्टेबल। लेकिन यह लूप क्या होता है? एक स्थिर लूप होता है, स्टेबल लूप होता है। इसमें पहली चीज क्या है? फीडबैक के लिए व्यवस्था नहीं है, फीडबैक के लिए एलिमेंट नहीं है, एरर डिटेक्टर नहीं है और यह एक स्टेबल लूप होता है। इसी की तरफ उल्टा देखते हैं, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? ए फीडबैक इज गिवन। इसमें क्या है? फीडबैक प्राप्त होता है। इस कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक प्राप्त होता है और इसमें फीडबैक एलिमेंट जो होते हैं हमेशा पाए जाते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट। द फीडबैक एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लोज लूप सिस्टम, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर बढ़िया से कहा जाए तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एंड एरर डिटेक्टर इज ऑलवेज। इसमें एरर डिटेक्टर भी पाया जाता है, एरर को पहचान करने वाला पाया जाता है। इट में बिकम अनस्टेबल, या इसकी अपेक्षा और स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। इसमें पहले वाले में ओपन लूप में क्या होता है? फीडबैक नहीं होता है, इसमें फीडबैक होता है। इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं पाया जाता है, इसमें फीडबैक एलिमेंट पाया जाता है। इसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता है, इसमें एरर डिटेक्टर पाया जाता है। यह ज़्यादा स्थिर है, यह उसकी अपेक्षा कम स्थिर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंसेस के द्वारा हम लोग इसको समझ पाए। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इजी टू कंस्ट्रक्ट, यानी बनाना। इसको बनाना क्या है? आसान है। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। इजी टू कंस्ट्रक्ट यानी इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद है इट इज इकोनॉमिकल। यह जो है इकोनॉमिकल है, यानी सस्ता पड़ता है। ठीक है, या सस्ता है, सस्ता समझ लीजिए। हैविंग ए स्मॉल बैंडविड्थ। इसका बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ जो होती है वो क्या है? इसमें छोटी बैंडविड्थ पाई जाती है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, उसको डिटेल उसके बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या समझते हैं? इसका बैंडविड्थ क्या है? सॉरी, इसका बैंडविड्थ छोटा होता है, इसका रेंज क्या होता है? छोटा होता है। ये अब दूसरे तरफ चलते हैं, क्लोज लूप सिस्टम में ये क्या है? यह कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी जटिल निर्माण। इसको हम लोग जटिल निर्माण कह सकते हैं कि इसको बनाना थोड़ा कठिन है। इसके बाद इट इज कॉस्टली। यह क्या है? महंगा है। यह इकोनॉमिकल है और ये कॉस्टली है। हैविंग ए लार्ज बैंडविड्थ। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी क्या है? इसका बैंडविड्थ क्या है? या लार्ज है। इसका बैंडविड्थ ओपन लूप का क्या है? स्मॉल है, छोटा है। और इसका बैंडविड्थ क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अगला क्या है? इट इज इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी जो होती है, शुद्धता होती है, उसको एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं। यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। यह जो है पूर्ण रूप से सही नहीं, ओपन लूप सिस्टम पूर्ण रूप से सही नहीं है। लेस मेंटेनेंस, इसका रख रखाव क्या है? कम है। इसमें कम खर्च में रख रखाव कर सकते हैं, यानी रख रखाव इसका कम है। इसके बाद क्या है? इट इज ए अनरिलायबल। यह क्या है? कम विश्वसनीय है। इसका मेंटेनेंस भी क्या है? कम है और विश्वसनीयता भी कम है।
क्लोज लूप सिस्टम में देखते हैं क्या है, इट इज एक्यूरेट, यह क्या है, एक्यूरेट है या ज़्यादा शुद्ध है, यानी शुद्ध माना जाएगा, सही माना जाएगा। मोर मेंटेनेंस, लेकिन इसका मेंटेनेंस क्या है, इसका रख रखाव ज़्यादा है। इसके बाद इट इज रिलायबल, यह विश्वसनीय है, यह क्या है, विश्वसनीय है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, हैंड ड्रायर, हाथ को सुखाने वाला हैंड ड्रायर। इसके बाद ये टी मेकर, चाय बनाने वाली मशीन, हैंड ड्रायर और चाय बनाने वाली मशीन इसका एग्जाम्पल है। किसका, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल यह है। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका एग्जाम्पल क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस का सेट होता है जो लूप के द्वारा डिवाइस या सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये जो है दो प्रकार के हमने बताया, क्लोज और ओपन, ये पहला प्रकार हो गया, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दूसरा प्रकार हो गया। आज हम लोग क्या पढ़े, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, यानी पहले प्रकार वाले सिस्टम को हम लोग पढ़े, जिसमें इसमें क्या क्या था दोबारा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें फीडबैक के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, न इसमें फीडबैक है, इसमें एरर पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यह क्या है, स्टेबल है। इसमें फीडबैक के लिए व्यवस्था बनाई गई है, एरर पकड़ने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, एरर डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पाया जाता है, इसमें फीडबैक एलिमेंट पाया जाता है, या अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, यह इसको बनाना आसान है, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इट इज, यह सस्ता है इकोनॉमिकली, इसका बैंडविड्थ क्या है, स्मॉल है, यह कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, बनाना कठिन है, जटिल है, यह क्या है, थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है। इसके बाद क्या है, इट इज इनएक्यूरेट, ये पूर्ण रूप से एक्यूरेसी नहीं है इसके में। ठीक है, इसके बाद लेस मेंटेनेंस, इसको रख रखाव में कम है, कम खर्च है या कम रख रखाव कम करना है। इट इज एंड अनरिलायबल, कम विश्वसनीय है, यह क्या है, एक्यूरेटेड है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। मोर मेंटेनेंस, लेकिन इसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, यह क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय है। इसका एग्जाम्पल है हैंड ड्रायर और टी मेकर, और यहाँ पर क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आज मैंने आप लोग को आईओटी का एक पॉइंट बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पॉइंट बताया, कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल लूप सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा गया है, हमने बांटा है दो तरह से, हम लोग इसको देख सकते हैं, ओपन और क्लोज, और मैनुअल और ऑटोमेटिक। आज के वीडियो में हमने आपको ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का डिफरेंसेस बताया, या उसको समझाया कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या क्या है, और दोनों से क्या लाभ है। कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम तथा मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। पिछले वीडियो में मैं आपको एक और कंट्रोल सिस्टम, ओपन और क्लोज कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता चुका हूं। आज का टॉपिक है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंसेज हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक और मैनुअल, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल टाइप सिस्टम, और पहले इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, और दूसरे कॉलम में मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेल्फ ऑपरेटिंग। ये क्या करता है, सेल्फ ऑपरेटिंग करता है, स्वचालित होता है, यह अपने से चलता हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम में, या एक बार चला दिया जाए तो अपने से चलने लगेगा। इट इज टाइप्स ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है, या एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का प्रकार है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है स्वचालित होता है, और क्लोज लूप सिस्टम का उदाहरण है या उसका एक प्रकार है।
इसके बाद इधर है मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। दिस इज नॉट सेल्फ ऑपरेटिंग टाइप। यह क्या है, यह सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं है, यह ऑटोमेटिक चीज़ों को नहीं लेगा, यह सेल्फ ऑपरेट इसमें नहीं हो सकता है, स्वचालित इसमें नहीं प्रयोग कर सकता है। इट इज़ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यह एक प्रकार का ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है और मैनुअल जो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है। यह सेल्फ ऑपरेटिंग है और यह जो है सेल्फ ऑपरेटिंग नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, इट इज यूज टू एडजस्ट एंड करेक्ट द एरर विदाउट एक्सटर्नल इफोर्ट। यह कह रहा है कि बिना एक्सटर्नल इफोर्ट के, बिना एक्सटर्नल प्रयास के यह क्या कर सकता है, इट इज यूज टू एडजस्ट। क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। किसको, करेक्शन को, करेक्ट जो भी गलतियां हैं एरर को क्या कर सकता है, करेक्ट कर सकता है और एडजस्ट कर सकता है। ये गलतियों को पकड़ सकता है, उसको सुधार सकता है, उसको एडजस्ट कर सकता है बिना किसी बाहरी इफोर्ट के, बिना किसी बाहरी प्रयास के। इसके बाद ये क्या है, इट नीड एन एक्सटर्नल इफोर्ट। इसमें एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता पड़ती है टू एडजस्ट एंड करेक्ट द एरर्स। एरर को एडजस्ट और करेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एफोर्ट की आवश्यकता होती है। अगला इसमें पॉइंट इसमें दिया गया है, इट इज़ मोर रिलायबल एंड मोर इफिशियंट। इसका मतलब है यह ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा प्रभावी है। इट इज़ लेस रिलायबल एंड लेस इफिशियंट। यह क्या है, कम विश्वसनीय है और कम प्रभावी होता है। इसमें गलतियों को पकड़ने के लिए एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता पड़ती है गलतियों को पकड़ने के लिए और एडजस्ट करने के लिए। इसमें एक्सटर्नल इफोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यह क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा प्रभावी है। यह कम विश्वसनीय है और कम प्रभावी कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन मैनुअल टाइप एंड डिक्रीज द वर्क टाइम। यह क्या करता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मैनुअल से यह क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है और समय कम लेता है। यह जो है क्या होता है, लेस एक्यूरेट। यह जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है और टाइम यह ज़्यादा लेता है। टाइम इज मोर। यह जो है समय ज़्यादा लेता है, यह कम समय लेता है और यह ज़्यादा समय लेता है। It takes less time to solve the problem which decrease the time। यह क्या है, यह लेस टाइम लेता है। यह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम समय लेता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करके टाइम को बचाता है। यह क्या है, इट टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यह समय ज़्यादा लेता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय ज़्यादा लेता है। यह डिफरेंसेस है। इसके बाद अगला डिफरेंस क्या है, अगला अंतर क्या है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू डेवलप लेस स्किल मेंबर कैन ऑपरेट दिस सिस्टम। यह क्या है, एक जो है कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें कम जो है स्किल वाले भी लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स टू डेवलप। इसको डेवलप करना आसान है, लेस कॉम्प्लेक्स है, कम कठिन है। और स्किल्ड मेंबर आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मैनुअल टाइप ऑफ सिस्टम। स्किल्ड मेंबर ही बस इसको ऑपरेट कर सकता है। मैनुअल जो चीज़ें हैं उसको स्किल्ड मेंबर ही ऑपरेट कर सकता है, इसको कम स्किल वाला भी ऑपरेट कर सकता है। यह बनाने में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और यह कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको कम स्किल वाला भी चला सकता है। लेकिन मैनुअल को चलाने के लिए ज़्यादा स्किल यानी पूर्ण रूप से स्किल मेंबर भी उसको चला सकता है, यूज कर सकता है। इसके बाद कंटिन्यूअस वर्किंग इज पॉसिबल। इसमें लगातार वर्किंग कर सकता है, लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकता है, कंटिन्यूअस वर्किंग।
इसमें कंटिन्यूअस वर्किंग इज नॉट पॉसिबल बाय ए ह्यूमन। किसी भी व्यक्ति से, ह्यूमन का मतलब व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से लगातार काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन मशीन को हम लोग लगातार काम पर रख सकते हैं। आदमी को लगातार काम पर हम लोग नहीं रख सकते, किसी व्यक्ति को लगातार काम पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मैनुअली कार्य जब होता है तो लगातार उस कार्य को नहीं कर सकता है, कंटिन्यूअसली उसको नहीं कर सकता, बीच में ब्रेक उसको लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है, ये कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है, यह थकेगा नहीं आपसे कहेगा कि मैं थक चुका हूँ मुझको रोक दीजिए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, लगातार कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जो है आपका डिफरेंसेज है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। यह कंट्रोल सिस्टम के भाग हैं। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक में यह सेल्फ ऑपरेट है और क्लोज लूप है, या सेल्फ ऑपरेट नहीं है और ओपन लूप होता है। ये प्रॉब्लम को बाहरी एक्सपोर्ट, इसमें प्रॉब्लम को समझने के लिए बाहरी एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रॉब्लम को समझने के लिए बाहरी एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है। यह जो है ज़्यादा एक्यूरेट है और यह जो है समय को कम लेता है, या कम एक्यूरेट होता है और टाइम ज़्यादा लेता है, या ज़्यादा विश्वसनीय है और ज़्यादा प्रभावी है, या कम विश्वसनीय है और कम प्रभावी है, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम समय लेता है और समय की बचत करता है, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय लेता है और इसमें समय ज़्यादा लगता है, या क्या है, इसको बनाना, इसको डेवलप करना थोड़ा जटिल है, इसको कम स्किल वाला आदमी भी चला सकता है। इसको बनाना जो है लेस कॉम्प्लेक्स है, कम जटिल है, लेकिन इसको स्किल मेंबर ही चला पाएगा। स्किल मेंबर ही इस पर वर्क कर सकता है, दूसरा कोई इस पर वर्क नहीं कर सकता है। मैनुअली जो वर्क होगा उसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, लेकिन ऑटोमेटिक वर्क में कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो रहा है आज का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, जो आईओटी के तहत जो कंट्रोल सिस्टम है उसका एक भाग है। वायर कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे तथा वायर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में समझेंगे कि वायर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है और उसमें क्या डिफरेंसेज है, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी से हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए तुरंत टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन का मतलब, वायर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वायर केबल और उसी से जुड़ा हुआ, उसी को जब हम किसी कम्युनिकेशन में लाते हैं, किसी को जोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वायर कम्युनिकेशन। वायर कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल वायर कम्युनिकेशन और दूसरा है एक्सटर्नल वायर कम्युनिकेशन। दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। पहला है I2C। पहला क्या है, I2C, दूसरा SPI। दो तरह के कम्युनिकेशन, वायर कम्युनिकेशन दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, I2C और SPI। दो कम्युनिकेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब उन दो कम्युनिकेशनों को हम लोग समझेंगे, उनमें क्या अंतर है, उनमें क्या उपयोगिता है, इसको हम लोग जानेंगे। इसमें डिफरेंसेस से हम लोग जल्दी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं। I2C और SPI में डिफरेंसेस हम लोग जानेंगे। I2C मतलब दो I और एक C। इसमें पहला पॉइंट क्या है, I2C इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद दूसरा पॉइंट इधर क्या है, पहला पॉइंट SPI स्टैंड फॉर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, SPI स्टैंड फॉर सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। और I2C का फुल फॉर्म क्या है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट और सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, दो प्रकार के कम्युनिकेशन हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन। तो पहला जो है इनका फुल फॉर्म हम लोग समझ गए और इसमें अंतर समझ गए। इसमें दूसरा पॉइंट है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय फिलिप्स, या फिलिप्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया और या मोटोरोला के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। इट इज ए हाफ डुप्लेक्स, यह क्या है, हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है। डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये जो चीज़ें हैं ये प्रोसेसिंग यानी डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार में आती है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या समझेंगे, फुल डुप्लेक्स नहीं है, यह क्या है, हाफ डुप्लेक्स, यानी हाफ डुप्लेक्स आधा है, हाफ। इट इज ए टू वायर प्रोटोकॉल, यह किस तरह का प्रोटोकॉल यूज करता है, टू वायर प्रोटोकॉल। I2C क्या है, हाफ डुप्लेक्स है और टू वायर प्रोटोकॉल का प्रयोग इसमें होता है। जैसे SCL सीरियल क्लॉक लाइन और SDL सीरियल डेटा लाइन, इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। ये हाफ डुप्लेक्स है और इसमें टू वायर प्रोटोकॉल पाया जाता है। इट इज, अब इसमें देखते हैं, इट इज ए फुल डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स है, यह फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है और इट इज ए 4 वायर प्रोटोकॉल, इसमें 4 वायर प्रोटोकॉल पाया जाता है। SCL सीरियल क्लॉक लाइन, इसके बाद MISO मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, MISO का मतलब मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। MOSI मास्टर आउटपुट और स्लेव इनपुट है। देखिए चारों को हम लोग डिफाइन करते हैं, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। ये जो है मास्टर और स्लेव दो चीज़ें होती हैं। इसके बाद SS मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट और स्लेव सेलेक्ट। SS का क्या होता है, स्लेव सेलेक्ट। ये जो है इस तरह के प्रोटोकॉल इसमें पाए जाते हैं। यह फुल डुप्लेक्स होता है और 4 वायर इसमें पाई जाती हैं। यह क्या है, इट इज ए मल्टी मास्टर प्रोटोकॉल, या एक से ज़्यादा मास्टर प्रोटोकॉल है, मल्टी मास्टर प्रोटोकॉल है। और I2C इज स्लोअर देन SPI, यह जो है SPI की तुलना में स्लो होता है, स्लो कार्य करता है। और क्या है दूसरा, इसमें अगला क्या है, इट इज ए सिंगल मास्टर प्रोटोकॉल, यह इसमें मल्टी मास्टर है और इसमें सिंगल मास्टर है और यह I2C से फास्टर होता है। यह जो किससे फास्टर होता है, I2C से, और ये SPI से छोटा होता है। ये जो है आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन में दो कम्युनिकेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन में दो टाइप होते हैं, I2C और SPI। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके इसका डेफिनेशन समझेंगे और इसको इन दोनों में क्या अंतर है, इनमें बेसिक अंतर क्या है। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही गए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका क्या है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। यह जो है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय फिलिप्स, ये फिलिप्स के द्वारा और ये मोटोरोला के द्वारा। यह क्या है, हाफ डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है और 2 वायर प्रोटोकॉल है। और ये फुल डुप्लेक्स प्रोटोकॉल है और इसमें 4 वायर होता है। यह क्या है, मल्टी मास्टर होता है और यह सिंगल मास्टर होता है। यह जो है I2C स्लो कार्य करता है और SPI I2C से तेज कार्य करता है। ठीक है, तो आज का पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, वायर कम्युनिकेशन के अंतर्गत I2C और SPI में क्या डिफरेंसेज है। IoT के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय को पढ़ेंगे, जानेंगे
उसके बारे में, उनसे क्या लाभ है, कितने प्रकार के हैं, क्या क्या उनके गुण हैं, वो उनके कितने ग्रुप होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है सेंसर। सेंसर क्या होता है? सेंस से संबंधित है, जिसमें सेंस किसी प्रकार का प्रभाव पड़े तो वह क्या हो, प्रतिक्रिया करे, उसे क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। सेंसर का डेफिनेशन अगर हम बढ़िया तरीके से समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, देखिए, सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। सेंसर जो है तो एनर्जी को पहचानेगा, डिटेक्ट कर लेगा। चेंज इन, जो भी बदलाव होगा एनर्जी में, उसको क्या करेगा? वो सेंस करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दो चीजें हैं, डिटेक्शन ऑफ एनर्जी, चेंजेज और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सेंसर जो है किसी प्रकार की एनर्जी को क्या करेगा? पहचान करेगा, समझेगा, डिटेक्ट करेगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज उपलब्ध है। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहेंगे? सेंसर कहते हैं, जो एनर्जी के चेंज को समझ सके, प्रेजेंस को समझ सके, उसके ट्रांसफर को समझ सके, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसके प्रेजेंस को समझ सके, उसके चेंजेस को समझ सके और उसके ट्रांसफर को समझ सके, उसको क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। आगे समझ में, सेंसर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो एनर्जी के चेंज को, प्रेजेंस को और ट्रांसफर को कैच करे, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? सेंसर कहेंगे। ठीक है। अब सेंसर के ग्रुप क्या होते हैं? ब्रीफली हम दो ग्रुप में इसको रख सकते हैं। सेंसर जो है, एक है एक्टिव ग्रुप और दूसरा पैसिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप क्या होता है? जिसमें बिजली आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता, किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। और पैसिव में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पाई जाती है। देखें ग्रुप कितने हैं? एक्टिव और पैसिव, दो ग्रुप हैं। ठीक है। सेंसर में मापा गया, सेंसर पर मापा गया भौतिक मात्रा, भौतिक मात्रा मतलब फिजिकल क्वांटिटी के प्रभाव से सेंसर का जो इलेक्ट्रिक गुण है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव सेंसर। इलेक्ट्रिक गुणों में कोई प्रभाव ना पड़े, उसके भौतिक मात्रा से, किसी भी चीज की भौतिक मात्रा से इसके गुणों में कोई भी प्रभाव ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए आवश्यक नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर क्या होगा? पैसिव सेंसर में इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, उसके भौतिक प्रभाव से इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? डिफरेंसेज आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस आएगा, एनर्जी में डिफरेंस आएगा, और किसी प्रकार का तो सेंस किया जा सकता है। इससे पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। एक्टिव सेंसर में पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पैसिव सेंसर में पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। अब कुछ और तरह से वर्गीकरण करके हम लोग देखते हैं कि सेंसर जो है कई प्रकार के हैं। एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते, एनर्जी को पकड़ सकते हैं, एनर्जी को समझ सकते हैं। उसके अनुसार सेंसर जो है कई प्रकार के हैं। जैसे पहला इसमें टेम्परेचर सेंसर, यह टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। ऐसा डिवाइस, ऐसा सेंसर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके, उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर सेंसर। थर्मोकपल, इसका एग्जांपल्स क्या है? थर्मोकपल्स, रजिस्टर, टेम्परेचर डिटेक्टर,
जिसको फुल फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है TDR, रजिस्टर्ड टेम्परेचर डिटेक्टर। थर्मोस्टेट, सेमीकंडक्टर जो IC होता है, सेमीकंडक्टर, इंफ्रारेड सेंसर, ये जो है टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे सेंसर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर सेंसर, उसको टेम्परेचर सेंसर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ई छूट गया है, इसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके उसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर सेंसर। अब दूसरे प्रकार का सेंसर क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी, कुछ प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर हम लोग समझेंगे डिटेल में उसको। देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंडक्टिव सेंसर, जो इंडक्शन से संबंधित है। कैपेसिटिव सेंसर, कैपेसिटिव सेंसर। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, ये क्या है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्रेशर सेंसर। अगला क्या है? प्रेशर सेंसर। जो प्रेशर को समझे उसको प्रेशर के द्वारा जो डिटेक्ट करें उसे क्या कहेंगे? प्रेशर सेंसर। वाटर क्वालिटी सेंसर, वाटर की क्वालिटी के अनुसार डिसेक्शन, उसका मात्रा बताए, उसके वाटर की क्वालिटी कैसी है इसको समझा सके, ऐसा सेंसर वाटर क्वालिटी सेंसर कहलाता है। जैसे क्या है? क्लोरीन रेजिडुअल सेंसर, क्लोरीन के द्वारा हम वाटर की क्वालिटी को समझ सकते हैं। अगला है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन सेंसर। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? यह भी एक प्रकार का सेंसर है, कार्बन के अनुसार डिटेक्ट करेगा। टर्बिडिटी सेंसर, टर्बिडिटी सेंसर भी पाया जाता है। इसके बाद कंडक्टिविटी सेंसर, कंडक्शन से के आधार पर। पीएच सेंसर, जो पीएच के आधार पर डिटेक्ट करे। इसके बाद ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल सेंसर, ऑक्सीजन का कितना रिडक्शन हो रहा है इसके द्वारा वाटर की क्वालिटी को पहचान सके, उसे क्या कहेंगे? वाटर क्वालिटी सेंसर। और केमिकल सेंसर, अगला क्या है? केमिकल सेंसर, जो केमिकल को समझ सके उसे क्या कहेंगे? केमिकल सेंसर। आप लोग कोई भी डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो वो कैसे समझ जाती है, कैसे उसको सेंस मिल जाता है, कैसे उसको पता चल जाता है? उसमें एक डिवाइस और लगा होता है जिसको कहते हैं सेंसर, जो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर को समझकर अपने रिजल्ट को देता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंसर क्या होता है और सेंसर के कितने ग्रुप होते हैं इसके बारे में बताया तथा कुछ सेंसर के प्रकार भी मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में भी मैं आपको कुछ सेंसर के प्रकार बता रहा हूँ। जैसे आज के वीडियो में सबसे पहला है गैस सेंसर, यानी गैस से संबंधित ऐसा सेंसर जो गैस को पहचान सके और अपनी रीडिंग दे सके। जैसे यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर, दूसरा है ब्रीथलाइजर, ब्रीथलाइजर के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम एक सेंसर बना सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। कैटालिटिक बीड सेंसर, कैटालिटिक यानी जो कैटलिस्ट होते हैं उसके लिए सेंसर है। हाइड्रोजन सेंसर, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड को समझने के लिए सेंसर है। ऑक्सीजन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर के बाद ओजोन मॉनिटर, ओजोन लेयर को या ओजोन को
समझना, ओजोन क्या है उसको हम लोग कितना मात्रा है, कैसे है उसको हम लोग समझ सकते हैं। ओजोन मॉनिटर, ओजोन को मॉनिटर करता है। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, केमिकल भी है, गैस भी है, ऐसा सेंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर। गैस डिटेक्टर, यानी गैस डिटेक्टर का प्रयोग, जैसे कहीं पर हम लोग जाते हैं, खदान है या कहीं पर है, तो गैस को पहचान करना, उसके लिए वहाँ पर सेंसर लगे होंगे और वहाँ पर उसकी रीडिंग दिखाई देती होगी। एंड हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर होता है एक प्रकार का, वो भी सेंसर होता है जिससे हम लोग उसकी रीडिंग को पहचान कर कौन सी गैस है क्या है इसको हम लोग समझ सकते हैं। दूसरे तरह का सेंसर है स्मोक सेंसर। स्मोक सेंसर में ऑप्टिकल स्मोक सेंसर, ऑप्टिकल यानी लाइट वाला, प्रकाश से संबंधित। आयोनाइजेशन स्मोक सेंसर, आयन से संबंधित अगर हमको रीडिंग चाहिए तो आयोनाइजेशन स्मोक सेंटर, और लाइट से संबंधित चाहिए तो ऑप्टिकल स्मोक सेंसर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है IR सेंसर। इंफ्रारेड सेंसर में बहुत सारे एग्जाम्पल थे, हम उतना नहीं लिख पाए हैं क्योंकि मैं इसको ब्रीफली बताना ही है, इसलिए छोटा छोटा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे रिमोट कंट्रोल ब्रीथ एनालिसिस, इसके लिए सेंसर होते हैं इंफ्रारेड सेंसर। अगला है लेवल सेंसर। लेवल सेंसर में क्या है, पॉइंट लेवल सेंसर और कंटिन्यूअस लेवल सेंसर, दो सेंसर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इमेज को पहचान करने के लिए इमेज सेंसर के लिए हम लोग दो सेंसर का यूज करते हैं। यहाँ पर है CCD। इमेज सेंसर में कौन से सेंसर है, CCD, चार्ज कपल्ड डिवाइस, CCD। इसके अलावा CMOS का हम लोग यूज करते हैं जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेंसर हैं, जैसे गैस सेंसर हुआ, किसी भी गैस से संबंधित उसके पहचान को बताता है, और स्मोक सेंसर स्मोक की पहचान करता है, ऑप्टिकल आयोनाइजिंग स्मोक की पहचान करता है। इंफ्रारेड जो है, जो रिमोट और ब्रीथ में आईआर सेंसर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लेवल सेंसर, पॉइंट लेवल सेंसर और कंटिन्यूअस लेवल सेंसर ये होता है। इसके बाद इमेज सेंसर, CDC, चार्ज कपल डिवाइस या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेंसर होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है तथा इसका प्रोग्रामिंग में क्या योगदान है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्रामिंग की भाषा में कंडीशन के आधार पर विभिन्न कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यानी इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज ए नीड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन द कंडीशन, यानी कंडीशन के आधार पर हम डिफरेंट टास्क को कर सकते हैं। यदि कंडीशन जो है ट्रू है, यदि उसका कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा, यानी रन करेगा, और नहीं तो नहीं रन करेगा। जैसे किसी एग्जांपल के तौर पर, यदि मैं ये कर लूंगा तो ये काम करूंगा, यह क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन लगाकर हम कार्यों को क्या करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, यानी यदि ये होगा तो यह ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर यह नहीं होगा तो दूसरा ब्लॉक कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसी का प्रयोग हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार कंडीशन रख सकते हैं। यदि कंडीशन ट्रू में आएगा तो कौन सा ब्लॉक कोड एक्टिवेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा, यानी वह ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट ना होकर कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई दूसरा कार्य होगा।
इसको हम लोग समझते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानते हैं कि जब रेड होगा या ग्रीन होगा तो उसका क्या उसका मतलब है। तो ग्रीन का मतलब कि ट्रैफिक अब चलने लगेगा और रेड का मतलब ट्रैफिक को रुकना है। इसी तरह से विभिन्न कार्यों को हम लोग करने के लिए स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, जो कंडीशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, आज मैं आपको केवल कंडीशन के नाम बताऊंगा। अगले वीडियो में इसको मैं प्रोग्रामिंग के द्वारा समझाऊंगा भी एग्जाम्पल देकर, तथा आपको बोर्ड पर ही बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट का क्या कार्य है, क्या उसका नाम के अनुसार उसको कैसे करेंगे। जैसे आप पहला है इफ स्टेटमेंट। पहला क्या है? इफ। दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट। तीसरा क्या है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। चौथा मल्टीपल इफ इल्स स्टेटमेंट। इसके बाद इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। और अगला क्या है? स्विच के आधार पर, यानी हम लोग स्विच वाला कार्य करेंगे, स्विच केस स्टेटमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हम लिस्ट कर चुके हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है इसको समझना है। कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन के आधार पर विभिन्न कार्यों को कराने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब कंडीशन यदि सही है तो कोड ब्लॉक क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, और यानी कंडीशन अगर सही नहीं है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस तरीके की चीज के लिए हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। यह सुविधा पाई जाती है प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। इसमें हम लोग कई तरह के कंडीशन स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ इल्स स्टेटमेंट, इल्स इफ लैडर स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। टीसीपी और यूडीपी दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसका प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है इसको हम लोग जानेंगे। टीसीपी और यूडीपी में क्या अंतर है, दोनों क्या है, दोनों प्रोटोकॉल हैं, दोनों का में क्या डिफरेंसेज है इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, टीसीपी में क्या लिखा हुआ है। पहला, यह जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी क्या है? यह है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। पहला डिफरेंस तो इसका फुल फॉर्म ही हो गया। एक हो जाए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें दूसरा अंतर क्या है? इट इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यह जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन पर आधारित प्रोटोकॉल है। और यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यह क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। टीसीपी जो है कनेक्शन से संबंधित प्रोटोकॉल है और यूडीपी क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तीसरा अंतर, अगला अंतर क्या है? टीसीपी रिलायबल एज द गारंटी द डिलीवरी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन राउटर। यह जो है क्या करता है? डेटा को अंत तक पहुंचाने के लिए राउटर को गारंटी देता है कि डेटा वहां तक पहुंचता है। यह जो है राउटर को डिलीवरी की गारंटी देता है, लेकिन इस प्रकार की गारंटी इसमें नहीं पाई जाती है। यूडीपी में इस प्रकार की गारंटी नहीं पाई जाती है। डेटा को अंत तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राउटर को किसी प्रकार की गारंटी नहीं मिलती है। अगला अंतर क्या है? टीसीपी इज कंपैरेटिवली स्लोअर देन यूडीपी। टीसीपी क्या है? स्लो कार्य करता है, यूडीपी की अपेक्षा स्लो कार्य करता है और यह कुछ स्पीड इसकी ज्यादा होती है। टीसीपी से इसकी स्पीड क्या होती है? यूडीपी की ज्यादा होती है। इसके बाद अगला अंतर क्या है? इट डज एरर चेकिंग एंड आल्सो मेक एरर रिकवरी। यह जो है एरर को पकड़ता है और उसको सुधार करता है, उसको रिकवरी करता है। ये क्या करता है? इट परफॉर्म एरर चेकिंग। यह भी एरर चेकिंग का कार्य करता है, लेकिन यह जो है जो एरर पैकेट होते हैं उनको डिस्कार्ड करता है, यानी समाप्त कर देता है।
अगला इसमें क्या डिफरेंस है, इट इज एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, इस इट है इसके पास एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट पाया जाता है, लेकिन यूडीपी के बाद एक पास एक्नॉलेजमेंट का सेगमेंट नहीं पाया जाता है। यह जो है इट इज हैवी वेट, टीसीपी का वेट क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वेट अधिक होता है, इसलिए क्या होता है यह स्लो कार्य करता है। और इस यूडीपी का लाइट वेट क्या होता है, लाइट होता है, लेकिन यह रिलायबल नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं होता है। यह जो है हल्का होता है लेकिन तेजी से कार्य करता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। टीसीपी जो होता है भारी होता है, यानी थोड़ा उसकी अपेक्षा इसका हैवी वेट होता है, लेकिन यह क्या होता है, विश्वसनीय होता है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर टीसीपी used by HTTP, HTTPS, FTP, SMTP and Telnet। TCP किसमें यूज होता है, देखिए यहाँ पर दिया है HTTP। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह किसमें प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टेलनेट में इसका प्रयोग कहां पर होता है, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP और टेलनेट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यूडीपी का प्रयोग कहां पर किया जाता है, यूडीपी इज यूज्ड बाय DNS। DNS क्या होता है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद DHCP, DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला क्या है TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या है SNMP, S और N होता है, इसके बाद क्या है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें SMTP है और इसमें SNMP है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल है। इसमें अगला प्रोटोकॉल क्या है RIP, राउटिंग का इंफॉर्मेशन का प्रोटोकॉल होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और लास्ट में है VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है टीसीपी और यूडीपी में बेसिक अंतर एक बार मैं दोहरा देता हूं। पहले में क्या है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। या कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस ओरिएंटेड है, इसमें कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसमें डेटा को लास्ट तक पहुंचने की गारंटी होती है और इसमें किसी प्रकार की गारंटी नहीं होती है। यूडीपी में गारंटी नहीं होता है, यह स्लो कार्य करता है और यह जो है इसकी अपेक्षा थोड़ा फास्ट काम करता है। ठीक है, यह क्या करता है, एरर को चेक करके उसको रिकवरी करता है, और यह क्या एरर को चेक करके उसके पैकेट को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। ये क्या करता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट पाया जाता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट नहीं पाया जाता है। यह लाइट वेट होता है और यह इसकी तुलना में हल्का वेट होता है, और लेकिन यह विश्वसनीय नहीं होता है। इसके बाद टीसीपी किसका प्रयोग किया जाता है, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP और टेलनेट, इन सब प्रोटोकॉल का यूज होता है। यूडीपी में DNS, DHCP, TFTP, SNMP, RIP और VoIP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा बेसिक डिफरेंसेज ऑफ TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
दोनों में बेसिक डिटेल है, कोई स्लो है तो कोई फास्ट है, कोई हल्का है तो कोई भारी है, किसी में अलग प्रोटोकॉल यूज होता है, किसी में दूसरा प्रोटोकॉल यूज होता है, कोई विश्वसनीय है कोई विश्वसनीय नहीं है। इंटरनेट तथा www में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को इंटरनेट और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के में कोई अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन उसमें बेसिक अंतर क्या है ये हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों में क्या अंतर है। कुछ हम पॉइंट के अनुसार उसमें अंतर खोजते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक के अनुसार उसमें क्या क्या अंतर होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला जो पॉइंट है एस्टिमेटेड ईयर ऑफ ओरिजिन। एस्टिमेटेड ईयर ऑफ ओरिजिन मतलब कब ये स्टार्ट हुआ है, यानी इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ है 1969 में। इंटरनेट कब शुरू हुआ है 1969, मतलब ये 1969 में स्टार्ट हुआ है, वर्क करने लायक बना है। लेकिन कमर्शियली इसका यूज कब होने लगा 1988 में। कमर्शियली यानी व्यापारिक रूप से इसका कब यूज होने लगा 1988 में। यह जो है 1969 थ्रू ओपनिंग ऑफ द नेटवर्क टू कमर्शियल इंटरेस्ट बिगन ओनली इन 1988, यानी 1969 में इंटरनेट जो है बनकर तैयार हुआ है, लेकिन व्यापारिक तौर पर कमर्शियली यूज 1988 में हुआ। इसके बाद इधर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी www ये 1993 में। यह कब बना है 1993 में, यानी इस्टेब्लिशमेंट का जो वर्ष है, इस्टेब्लिश का ईयर जो है वो क्या है, इसका स्टार्ट हुआ 1969, कमर्शियली यूज हुआ 1988 और इसका है 1993। इंटरनेट 1969 में बन गया, लेकिन कमर्शियली 1988 में इसको प्रयोग होने लगा और वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1993 में यूज हुआ सबसे पहले। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट के अनुसार इसको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। नेचर ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्जन। फर्स्ट वर्जन का नाम क्या था जब इंटरनेट बना, तो उसका फर्स्ट वर्जन का नाम क्या था, और जब www यानी www बना तब उसके फर्स्ट वर्जन का नाम क्या था। तो सबसे पहले देखिए इंटरनेट का क्या है ARPANET, या इंटरनेट का सबसे पहले वर्जन का नाम क्या था ARPANET। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसी प्रकार वर्ल्ड वाइड वेब यानी www NSF नेट के द्वारा बना है। NSF इसका पहला वर्जन था, इसका मतलब है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसका है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, यानी जो है नेम ऑफ द फर्स्ट वर्जन क्या है, इसका क्या है ARPANET है और इसका है NSF नेट। तो ये डिफरेंस हो गया इंटरनेट और www। अब तीसरा पॉइंट क्या है, किस तरीके से हम लोग इनको अंदर ढूंढते हैं, कंपेराइजेज, यानी इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, इंटरनेट में क्या क्या शामिल है और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या क्या शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के नेटवर्क इसमें पाए जाते हैं इंटरनेट में। कॉपर वायर इसका यूज किया जाता है नेटवर्किंग में। इसके बाद फाइबर ऑप्टिकल फाइबर इसमें होता है, यूज किया जाता है, और इसमें वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। इंटरनेट में नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिकल केबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ वायरलेस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटरनेट में। अब www किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, या कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल है। इसमें पाए जाते हैं फाइल्स, फोल्डर, डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, फाइल्स पाई जाती हैं, फोल्डर्स पाए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, जो वेरियस कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, या तो पर्सनल कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर हो, या कहीं ना कहीं पर वो स्टोर होते हैं, जिससे कोई भी यूजर डेटा को ले सकता है। ये जो है www यानी www का ये जो है फीचर है। इसके बाद एक और तरीका है जिससे हम लोग इंटरनेट और www को डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्या है,
इसका है गवर्न बाई, किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? इंटरनेट किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? आईपी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी के द्वारा गवर्न किया जाता है। और www किसके द्वारा गवर्न होता है? HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा www गवर्न किया जाता है। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है डिपेंडेंसी, या किस पर डिपेंड है, या किस पर डिपेंड है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। यानी इंटरनेट किस पर डिपेंड है? www पर डिपेंड है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर डिपेंड है। और www किस पर डिपेंड है? इंटरनेट पर। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रवृत्ति क्या है? इसका प्रवृत्ति क्या है? इंटरनेट की प्रवृत्ति जो है हार्डवेयर से संबंधित प्रवृत्ति है, इसमें ज्यादातर हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। और www क्या है? यह सॉफ्टवेयर का इसकी प्रवृत्ति होती है। इंटरनेट एक आज के डेट में एक बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है। बिना इंटरनेट की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिना इंटरनेट के हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसका हम लोग लाभ उठाकर कई कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसी से मिलता जुलता एक शब्द है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है? इसके बारे में, इंटरनेट के बारे में तो हम लोग कुछ जानते भी हैं कि इंटरनेट क्या होता है, लेकिन इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आज हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंसेज होता है। इंटरनेट कोई कह देता है, जिसको सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट हमारे लिए एक आवश्यकता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन एक शब्द है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो आज का पॉइंट हम लोग का यही है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, इंटरनेट की क्या लिमिटेशन है, इंटरनेट की क्या लिमिटेशन है, इंटरनेट का क्या कार्य है, इंटरनेट का क्या कार्य है, ये हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में क्या अंतर है। यहाँ पर इधर की तरफ है इंटरनेट, उधर गए इंट्रानेट। इसमें पहला पॉइंट है ए वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड इज अवेलेबल टू ऑल। इसका मीनिंग हुआ कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यह सबके लिए है। ये नहीं कि इनके लिए है, इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये ऐसा नेटवर्क है जो सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। इधर इंटरनेट में क्या होता है, ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। इंटरनेट क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जिसको सभी लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक, एक विशेष ग्रुप के लोग ही उसको यूज कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, इंट्रानेट। इंटरनेट को कोई भी यूज कर सकता है, वाइडली है, पूरे विश्व में है। लेकिन इंट्रानेट एक विशेष ग्रुप के लिए बना सकते हैं, एक विशेष ग्रुप के लिए डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें उस विशेष ग्रुप के यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंट्रानेट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ, ज्यादा मात्रा में इंट्रानेट पाया जा सकता है या रख सकता है। इंटरनेट में ज्यादा मात्रा में इंट्रानेट हो सकता है या पाया जाता है। अब इंटरनेट में देखेंगे, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट विथ रेस्ट्रिक्शन। यह जो है इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन के द्वारा, कुछ उसमें रोकथाम के द्वारा हम लोग इंटरनेट को पा सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इधर हम चलते हैं, इंटरनेट में नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज अनलिमिटेड। इंटरनेट यूजर की संख्या, जो इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उसी तरह दूसरी तरफ क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स इज लिमिटेड। इंटरनेट में यूजर्स की क्या है, संख्या लिमिटेड है, लिमिट में यूजर रहेंगे। कम संख्या में होगा तो कम रहेंगे, जितने का ग्रुप रहेगा उतने रहेंगे। यानी इंटरनेट से इसकी संख्या क्या होगी, यूजर की कम होगी। इंटरनेट में यूजर की संख्या
अनलिमिटेड होती है और इंट्रानेट में यूजर की संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगला इसमें क्या पॉइंट है, विजिटर ट्रैफिक इज अनलिमिटेड। इसमें विजिटर ट्रैफिक क्या होता है, विजिटर ट्रैफिक होता है जिससे कहीं भी हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इसमें क्या है, अनलिमिटेड है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं बनाई गई है। इंटरनेट में किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं बनाई गई है कि ट्रैफिक कितना रहना चाहिए, कितना इसमें भीड़ होना चाहिए। इसमें क्या है, ट्रैफिक अलाउड इज लिमिटेड। इसमें ट्रैफिक की को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है। इंटरनेट में ट्रैफिक को लिमिटेड किया गया है, इसमें कम ट्रैफिक रहेगा, निश्चित ट्रैफिक रहेगा कि जितना होना चाहिए उतना ही ट्रैफिक रहेगा। लेकिन इंटरनेट में ट्रैफिक क्या होगा, अनलिमिटेड होता है। अगला पॉइंट, इट कंटेन्स वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है, या इसके द्वारा हम लोग कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, या कई प्रकार के इंटरनेट इंफॉर्मेशन को या रखता है। इंटरनेट कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को रखता है। इट कंटेन ग्रुप स्पेसिफिक, यानी यह ग्रुप से संबंधित, यूजर के ग्रुप से संबंधित जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा वही रखेगा और एक्स्ट्रा चीजों को नहीं रखेगा। इंटरनेट में ये होता है। इट हैज कमर्शियल पोटेंशियल, इसका क्या है, कमर्शियल पोटेंशियल है, या कमर्शियल प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट का प्रयोग कमर्शियली प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया गया है, वी कैन जनरेट इनकम फ्रॉम इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इनकम पैदा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्या है, इंटरनेट इज रिलेटिवली सेफर नेटवर्क, यह क्या है, इसकी तुलना में सेफ होता है। इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट क्या होता है, सेफ होता है। इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट क्या होता है, सेफ होता है। लेकिन बेसिक जो अंतर है वो यही है कि इंटरनेट क्या होता है, बड़ा होता है, इंटरनेट छोटा होता है। इंटरनेट में लिमिटेशन भी नहीं होता है, ट्रैफिक का भी लिमिटेशन नहीं होता है, यूजर का भी लिमिटेशन नहीं होता है। इंटरनेट में ट्रैफिक का लिमिटेशन है, यूजर का लिमिटेशन है। इसमें स्पेसिफिक ग्रुप के लोग नहीं देख सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक ग्रुप के लोग ही, यूजर ही इसको कार्य को कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, यह वाइडली यूज कि सबके लिए है और ये कुछ यूजर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनेट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में इंटरनेट को रख सकता है और इसमें जो है इंटरनेट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे ग्रुप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज अनलिमिटेड। इसमें इंटरनेट यूजर की संख्या अनलिमिटेड होती है, इसमें इंटरनेट यूजर की संख्या लिमिटेड होती है। इसमें ट्रैफिक क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इसमें ट्रैफिक की लिमिटेशन होती है। यह जो है कई तरह के इंफॉर्मेशन को रख सकता है, या स्पेसिफिक ग्रुप जो बनाया गया है या उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को ही रख सकता है। इसको कमर्शियली हम लोग यूज कर सकते हैं और इस इंटरनेट को कमर्शियली यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। कोई जो जिस कार्य के लिए बना है उसी के लिए बना, उस पर उस यूज हम लोग कर पाएंगे। यह इंटरनेट से ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों चीज आवश्यक है। इंटरनेट बड़े लेवल पर होता है, इंटरनेट छोटे लेवल पर होता है। इसमें ट्रैफिक अनलिमिटेड है, यूजर अनलिमिटेड है, इसका कमर्शियली यूज हम लोग कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक लिमिटेड है, यूजर लिमिटेड है, इसका कमर्शियली यूज हम लोग नहीं करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन रहती है, इसमें जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है। यह रहा इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर। आज मैंने आपको ये टॉपिक बताया कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।